everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बायोलॉजी में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, कहने को बहुत छोटा सा यूनिट, सिर्फ 2 चैप्टर्स, बट अपने आप में एक बहुत ही रिसर्च का फील्ड है और बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हमने ये डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर दैट जीन्स के साथ अगर हम कोई छेड़छाड़ करके इंजीनियरिंग करके जीन्स को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें हमारी डिजायर्ड जीन को, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवा लें तो हम उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स को प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस डिस्कशन में कि उसके लिए हमें चाहिए कुछ टूल्स। ठीक है, अब वो टूल्स हर काम को करने के लिए हमें कुछ औजार चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम जीन्स के साथ कुछ इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वी नीड सम टूल्स। और वो टूल्स क्या क्या थे हमने डिस्कस किया था दैट दे कैन बी एंजाइम, कैन बी नहीं एंजाइम ही होते हैं। ठीक है, कैसे एंजाइम्स होते हैं बेटा? अगर हमें जीन को, अपनी डिजायर्ड जीन को किसी भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करना है तो उसके लिए हमें उसके डीएनए तक पहुंचना पड़ेगा। डीएनए कहाँ है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर है। तो उस डीएनए को कट करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली जो जीन्स हैं वो क्या है? वो डीएनए तो है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ मॉलिक्यूलर सीजर जिनको हमने नाम दिया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, फिर जब हम उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट कट कर लेते हैं, तो अब हमें उसको किसी ना किसी वेक्टर के साथ लाइगेट करना पड़ेगा। तो आप समझ गए मैं कौन से एंजाइम की बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं लाइगेज एंजाइम की। ऐसे ही हमें अब उस जीन का नंबर बढ़ाने के लिए, डीएनए का नंबर बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम एंजाइम्स भी आज डिस्कस करेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने जो आइसोलेट कर लिए, हम उनको जिनको हमने कट कर लिया, अब हम उनको आइसोलेट कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को समझेंगे। बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार ये देख लेते हैं कि अपने आप को इजिली ऐप के साथ हमें जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो इजिली ऐप के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद जैसे ही आप इजिली ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना फोन नंबर एंटर करने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे, ओटीपी नंबर आएगा, वेरीफाई कर देंगे अपने फोन को, और वेरीफाई होने के बाद कुछ कोर्सेज आपके सामने खुलेंगे और उन कोर्सेज में से आप सिलेक्ट कर लेंगे साइंस स्ट्रीम को, और साथ ही साथ आपको सिलेक्ट करनी है आपकी क्लास, और वो क्लास क्या हो जाएगी आपकी? क्योंकि आप 12th बैच के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, तो टॉपर बैच के लिए, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे 12th क्लास को। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है आपके सामने कुछ कोर्सेज हैं जिनका अमाउंट वैसे तो है 8,999 रुपीज़, बट अगर आप ये फ्री इजिली कूपन कोड को एंटर कर देते हैं तो आपको मिलती है ये जो पूरी वीडियोस, जो रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस डीपीपी प्लस एनोटेटेड पीपीटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देरी किस बात की? जब इतना कुछ मिल रहा है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजिली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका कुछ पार्ट हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। राइट, हम बात करेंगे किसके बारे में? टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पार्ट 2। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था? वो डीएनए जिसके जीनोम के जो एक सेल के जीनोम के अंदर अगर हमने हमारी डिजायर्ड जीन को कंबाइन करा दिया, ठीक है, तो वो जो डीएनए है, डीएनए की अपनी जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो बेसिस थे वो अलग है, जीन्स है अपनी, उसके अलावा हमने मान लो अगर कुछ और नया ऐड करवा दें तो वो बन गया एक नया कॉम्बिनेशन, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, डिस्कस किया था हमने।
क्या डिस्कस किया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से हमने क्या ली बेटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ले लिया था, ठीक है। अब उस जीन को अलग कर लिया, उस जीन को हमने कहाँ एंटर कर दिया था? ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर। तो अब ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है बेसिकली क्या है? डीएनए तो है। अब वो जो ई कोलाई का प्लाज्मिड है वो बन गया था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो ऐसे ही तैयार किया गया था। किसने किया था? स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने इन 1972। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इस बात को, ठीक है। चलो कंटिन्यूएशन में रखते हुए हमारी डिस्कशन को हम डिस्कस कर रहे हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर हमने सबसे पहले हमारा जो क्या था टूल्स, दैट इज एंजाइम, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया बेटा? हमने ये डिस्कस किया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। कौन सी साइट्स थी बेटा? याद करो जल्दी से, पैलेंड्रोमिक साइट्स। पैलेंड्रोमिक साइट से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करवा देगा, ठीक है। इसीलिए हमने इनका नाम क्या रखा था? हमने इनका नाम रखा था बेटा, दीज आर नोन एज पॉपुलरली मॉलिक्यूलर सीजर्स। कैंची है ये, मॉलिक्यूल्स को कट करने वाली कैंची है ये, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। आपने कट तो कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया? आपने मान लो ये वन सेकेंड, आपने मान लो ये डीएनए को कट किया, ठीक है। अब आपके पास है ये एक प्लाज्मिड, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको कट करने के बाद करूं क्या मैं? मुझे इस जो कट डीएनए को इसके साथ अटैच करवाना है, इसके साथ मुझे क्या करना है? लाइगेट करना है। लाइगेट मतलब बांधना है ऐसे, ठीक है। तभी ये प्लाज्मिड क्या बन पाएगा? रिकॉम्बिनेंट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए लाइगेज, जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लूज। ये चिपकाने का काम करेंगे बेटा। अगर एंडोन्यूक्लियस कट करने का काम करता है तो जो ग्लूज है वो चिपकाने का काम करती हैं। तो वो कौन से एंजाइम है? दीज आर डीएनए लाइगेज, ठीक है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज क्या करना है बेटा? अब हमें ये जो डीएनए है हमें इसको एक तरह से रेप्लिकेट करवाना है। तो आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स बनाने हैं, हमें पॉलीमराइजेशन करवाना है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। और जनरली ये कौन सा डीएनए होता है, पॉलीमरेज होता है? 1 2 3 बेटा। डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। बट ये बात याद रखेंगे, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो मोस्ट कॉमन डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है दैट इज पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 को यूज करके हम क्या करेंगे? नई नई न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? उनको आपस में ज्वाइन करवा के नई न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब ये जो डीएनए है अब इससे और कॉपीज बनवा देगा, ठीक है, रेप्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बेटा क्या करेगा? अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा? देखो, हमें ये पता है कि ये मान लो कोई डीएनए का, यही मान लो डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है। इसके एक एंड पे बेटा हमें पता है कि 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, ठीक है। 3 प्राइम एंड पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है? OH, और यहाँ होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ओके, अब मान लो मैंने इसको डीएनए को कट तो कर लिया, बट क्या ये डीएनए जो भी हमने फ्रेगमेंट लिया है, क्या ये डीएनए दोबारा इधर से इधर क्या बॉन्ड नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। तो फिर से ये अपने आप को, मतलब जो हमने कट पीस किया ये फिर से अपने आप को सर्कुलर बना लेगा। और अगर हमने प्लाज्मिड को भी कट किया, मान लो हमने इसको प्लाज्मिड को भी कट किया, तो ये भी, इसकी भी टेंडेंसी क्या रहेगी? वापिस अपने आप को जोड़ने की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल एंड फ्री है, 5 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग ही तो है, तो वो बॉन्डिंग फिर से हो सकती है। तो इस केस में जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो प्रिवेंट करेगा किसको? दोबारा कॉइलिंग को, ठीक है। एक तो सिंपल सी भाषा में हम लिखेंगे, कीप द डीएनए फ्रैगमेंट हो चाहे प्लाज्मिड हो, एंड प्लाज्मिड को भी हमने कट किया, ठीक है। इनको क्या करेगा? लीनियर रखेगा। मान लो मेरे पास ये, मान लो मैंने प्लाज्मिड कट किया, इसको मैंने लीनियर किया,
ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इसके एक एंड पे जाके मुझे ये वाली जीन जो है इसको ज्वाइन करवाना है, ठीक है। तो इसका कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे इसका 5 प्राइम एंड, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो फिर दोबारा से जब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम एंड पे। तो यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कराने के बाद फिर हम जब इसको लाइगेट कर जब हम इसको दोबारा रिकॉम्बिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हेल्प कर रहा है ये आपका कौन सा एंजाइम, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या करेगा बेटा, ये डीएनए मॉलिक्यूल को स्ट्रेट रखने में हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा दोबारा से कहीं क्वाइल ना हो जाए डीएनए का फ्रेगमेंट, ठीक है। आई होप ये बात हमें क्लियर है कि एंजाइम्स कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। नंबर 1 endonuclease, number 2 ligase, number 3 DNA polymerase 1, number 4 alkaline phosphatase. These enzymes are very very important in biotechnology, ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या किया, हमने देखो डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग तो कर लिया हमने, हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम एंजाइम्स को यूज़ करके डीएनए फ्रेगमेंट्स कर लेते हैं मॉलिक्यूलर सीजर से, और ये एंजाइम्स लाइगेट और पॉलीमरेज हमारे काम आएंगे, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपने कट किए हैं, अब उनको सेपरेट कैसे करोगे, उनको आइसोलेट कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। Let us see what NCERT have to say. You may have realized that normally unless one cuts the vector, जब तक पता क्या होगा बेटा, जब तक मान लो आपने प्लास्मिड को कट करके रखा है, क्योंकि आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड को भी आपने कट किया है और आपके डिजायर्ड जीन को भी कट किया है, ठीक है। तो जब तक हम वेक्टर को कट करते हैं एंड द सोर्स ऑफ डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने दोनों के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया, हमने प्लास्मिड को भी कट कर दिया, मतलब वेक्टर की तरह जो एक्ट करेगा, हमने डीएनए डिजायर्ड डीएनए को भी कट कर लिया, ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये बात हमें पता है, ठीक है। जब तक हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज नहीं करेंगे ना बेटा, तब तक आप ना तो डीएनए डिजायर्ड डीएनए को ले सकते हो, ना ही तब तक आप प्लास्मिड को मतलब वेक्टर को ले सकते हो। तो उन दोनों को हमें ज्वाइन करवाना, उन दोनों को पहले हमें कट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, सेपरेट करना है और आइसोलेट करना है डीएनए फ्रैगमेंट्स को। कट किससे किया, बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसकी वजह से क्या हो गया, फ्रैगमेंट्स बन गए बेटा डीएनए के, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन गए, टुकड़े टुकड़े हो गए डीएनए मॉलिक्यूल के। एक लंबा सा थ्रेड था जिसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जब एक्ट करवाया तो क्या हो गए, फ्रैगमेंट्स बन गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना है, कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब जेल के ऊपर, और वो जेल कौन सी यूज करेंगे हम, एगारोस जेल, सीवीड से जो हमें मिलती है व्हाइट कलर का, दिस इज जेली लाइक मटेरियल। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करवाएंगे, वर्ड्स को समझो, वर्ड्स को। तो क्या हुआ, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, हमें ये बात पता है कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ओके। दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव द एनोड, मतलब नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएं इस जेल के ऊपर, तो धीरे धीरे हम मतलब जो मूवमेंट होगा एनोड की तरफ नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स का, उनको हम साइज के अकॉर्डिंग जेल के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स है दैट इज एगारोस। एगारोस देखो ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सीवीड से, ठीक है, सीवीड्स। और जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, राइट, थ्रू द सीविंग इफेक्ट। जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, तो उस पोर्स से छलनी की तरह इनको हम अलग कर सकते हैं बाय द एगारोस जेल। हैंस द स्मॉलर फ्रेगमेंट इन साइज वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगा, ये एनसीईआरटी बोलती है, बट हम अभी इसको समझेंगे डायग्रामेटिकली। देखो हमने क्या किया बेटा, ये हमने बेटा एगारोस जेल ले ली, ठीक है, ये हमने एगारोस जेल ले ली और इस जेल के
को एक एंड को हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, कैथोड के साथ, और एक एंड को हम अटैच कर देंगे एनोड के साथ। ठीक है, ये इस तरफ है एनोड और एक तरफ है बेटा कैथोड। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उस एगारोस जेल को कनेक्ट कर दिया, राइट। ओके, अब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ हेयर इज नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारे पास डीएनए सैंपल लिया हुआ है, ठीक है, डीएनए सैंपल को हम किस तरफ से डालेंगे, नेगेटिव साइड से डीएनए को इस जेल के ऊपर पोर कर देंगे, राइट। पोर करने के बाद क्या होगा, अब ठहरो, इसको और सिंपल करते हैं, लेट अस मेक इट मोर सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, आई हैव, एक सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, हाँ आ जाओ, मेरे पास क्या है बेटा, एक एगारोस जेल है, आई हैव 1 एगारोस जेल। ठीक है, इस जेल को मैंने रख दिया एक ट्रे के अंदर, एक प्लास्टिक की ट्रे के अंदर मैंने इस जेल को प्लेस कर दिया। ठीक है, जेल को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ रख दिया बेटा मैंने जेल, ये क्या है, एगारोस जेल, एक ट्रे के अंदर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, प्लेस कर दिया। एक तरफ मैं क्या करूँगी, एक तरफ मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ अटैच कर दूंगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। अब क्या करना है बेटा, हमें इस जेल के ऊपर हमें डीएनए के जो सैंपल्स है हमारे पास, डीएनए के जो मान लो ये फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, ठीक है, तो लेट अस मेक इट विद डिफरेंट कलर सो दैट वी मे आइडेंटिफाई। ये मान लो सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। इस साइड से मैंने क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को इस जेल के ऊपर डाल दिया। कुछ छोटे साइज के हैं, कुछ बड़े साइज के हैं, राइट। ठीक है, अब इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, इनके ऊपर है बेटा नेगेटिव चार्ज। डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा किस तरफ, ये नेगेटिव चार्ज आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, तो बहुत सारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो जो छोटा वाला फ्रेगमेंट है, जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, और जो बड़े वाले हैं वो शायद थोड़े से पीछे रह जाए। तो इस तरह से जब इस जेल के ऊपर हम ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप हटा दोगे तब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जेल आ जाएगी जिसके ऊपर साइज के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जो फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें सेपरेट हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, ये बड़े वाले फ्रेगमेंट्स हैं, ये बड़े वाले हैं, देन छोटे वाले, तो इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग मेरे पास फ्रेगमेंट्स जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, दिस इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये व्हाइट कलर की जेल है, ये जो जेल है पूरी की पूरी दिस इज व्हाइट कलर। ठीक है, अभी तो चलो मुझे येलो कलर के दिख रहे हैं, बट ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं बेटा ये व्हाइट जेल के अंदर हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो हम इसके लिए क्या करें, हमें इसको अब अलग तो करना है इस जेल से, इस जेल से हमें इन फ्रेगमेंट्स को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे और जिसकी वजह से हम इनका कलर जो देख पाएंगे ऑरेंज से कलर में हमें विजुअलाइज हो जाएंगे। जब हमें विजुअलाइज हो जाएंगे फ्रेगमेंट तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इल्यूशन। ठीक है, चलो तो एक बार देखो सेम डायग्राम, सी हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ये एगारोस जेल है। ठीक है, इस एगारोस जेल के ऊपर हमने क्या किया, डीएनए के जो फ्रेगमेंट जो हमने सेपरेट किए थे मॉलिक्यूलर सीजर से, जिनको हमने कट किया था, वो हम सॉल्यूशन के साथ इसके ऊपर एगारोस जेल के ऊपर डाल देंगे। क्या होगा, डीएनए सैंपल्स ये हमें मिल गए और अब इसके अंदर ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, साइज के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, फिर हम इनको यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ ट्रांसल्यूमिनेशन कर सकते हैं और फिर हम इनका डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, मतलब डीएनए सेपरेट कर लिया हमें। दिस इज जस्ट अ पिक्चर टू रिप्रेजेंट कि कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके, नाउ सी फ्रॉम एनसीईआरटी।
अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बेटा हमारे सेपरेट हो गए, इनको हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है। कब होंगे, व्हाइट के अंदर हमें दिखेंगे नहीं, कब करेंगे, जब हम डीएनए को स्टेन कर दें किसी एक ऐसे कंपाउंड के साथ जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, और उसके बाद हम इनको एक्सपोज कर दें यूवी रेडिएशन पे, इसको बोलते हैं यूवी ट्रांसल्यूमिनेशन। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन के अंदर हम इनको एक्सपोज कर दें, राइट। तो यूवी ट्रांसल्यूमिनेशन के बाद हम अब ये देख सकते हैं कैसे दिखेंगे ये, समथिंग कुछ देखो आपको ये ऑरेंज से कलर के नजर आ रहे हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को ट्रीट किया, उसको हमने यूवी रेज को एक्सपोज किया, और उसके बाद हमें क्या दिखेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स इज विजिबल इन लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग, मतलब ये तो नहीं दिखेंगे हमें एगरोस जेल के अंदर, बट जब आप इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट कर दोगे, यूवी रेज को एक्सपोज कर दोगे, तब आपको ब्राइट ऑरेंज कलर्ड के बैंड्स दिखेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने के बाद हमें जो बैंड्स का, डीएनए बैंड्स का जो कलर है वो कैसा दिखता है, दैट इज ऑरेंज कलर के, राइट। ओके, तो ऑफ डीएनए इन एन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, ये वाली सीन है बेटा। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए, इनको हम कट करेंगे, जब हमें दिखने लग गए तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे एगरोस जेल से, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जेल के पीस से। ये जो स्टेप है इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, इल्यूशन। इसको क्या नाम दिया हमने, इल्यूशन, सेपरेटिंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम एगरोस जेल। कौन सी टेक्निक से, इथिडियम ब्रोमाइड से विजुअलाइजेशन करने के बाद यूवी रेज को जब हम एक्सपोज करेंगे हमें ऑरेंज रेड कलर के बैंड्स दिखेंगे जिनको हम सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम द एगरोस जेल, इसको हम बोलेंगे इल्यूशन। ठीक है, अब डीएनए फ्रैगमेंट्स को जो इस तरह से प्यूरिफाई किया हमने, उनको अब हम यूज करेंगे हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में, और इनको अब हम ज्वाइन कर देंगे क्लोनिंग वेक्टर के साथ। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है हमारे पास, प्लास्मिड। प्लास्मिड आपको पता है क्या है, डीएनए। अब हमें जब ये बैंड दिख गए तो हम क्या करेंगे, हम अपना वाला बैंड लाएंगे और इसको लाइगेट कर देंगे। एंजाइम है ही हमारे पास, डीएनए लाइगेज है हमारे पास, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, पॉलीमरेज है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें क्या चाहिए, देखो हमने क्या कर लिया, एंजाइम की हेल्प से हमने डीएनए को कट कर लिया। कट करने के बाद हमने उनको सेपरेट भी कर लिया उनके साइजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहाँ पर, एगरोस जेल पे। टेक्निक का नाम क्या था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमें दूसरा जो हमारा टूल है वो क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। ऐसा वेक्टर मतलब जो हमारी डिजायर्ड जीन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाए। ठीक है, दैट इज वेक्टर। और उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, जो हमारी मतलब क्लोन्स बनवाएगा, मतलब उस डीएनए की, डिजायर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, मतलब क्लोन्स बनवाएगा, दैट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, चलो ओके, अब हमें बताए बेटा, क्लोनिंग वेक्टर हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो क्या कर सके, बहुत तेजी से अपना नंबर मल्टीप्लाई करवा सके, और जिसकी वजह से जो हमारी डिजायर्ड जीन है वो भी मल्टीप्लाई कर जाए। ठीक है, अब देखो डिजायर्ड जीन क्या है, दैट इज डीएनए। डिजायर्ड जीन इज डीएनए, तो इसका मतलब हमें डीएनए को डीएनए के साथ अटैच करना पड़ेगा, राइट। एलियन डीएनए को, मतलब जो फॉरेन डीएनए को अटैच करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमने ये समझा हुआ है कि हम किसको यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर, हम प्लास्मिड को यूज कर रहे हैं। प्लास्मिड क्या है, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मेन जीनोम, जो मेन डीएनए है, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोम के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए है जिसके पास सारी वो प्रॉपर्टी अपने आप को रेप्लिकेट करने की। तो हमारे वाले जो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं तो हम वेक्टर यूज करते हैं, तो दैट कैन बी प्लास्मिड और बैक्टीरियोफाजेस, प्लास्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाजेस। क्यों बैक्टीरियोफाजेस, क्योंकि बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस जो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर जाके जल्दी जल्दी अपना नंबर बढ़वा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो क्या क्या प्रॉपर्टी है बैक्टीरियोफेज की और प्लास्मिड की, क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। भाई हमें एक सेल चाहिए कि नहीं चाहिए जिसके अंदर हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो मल्टीप्लाई कर सके इंडिपेंडेंटली, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जिसका कोई वास्ता नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है कि जब क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करेगा तभी करेंगे। तो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाजिस है, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली जब रेप्लिकेट करते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई कर जाती है, ठीक है। बैक्टीरियोफाजिस के पास हाई नंबर पर सेल है, वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल, मतलब ये चीज हमने पढ़ी हुई है। दिस इज बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ये इधर से क्या है बेटा, प्लाज्मिड है। तो ऐसे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके अपनी जैसी ऐसी और कॉपीज बना सकते हैं, ये प्लाज्मिड, ठीक है। तो जैसे ही ये प्लाज्मिड अपनी कॉपीज बनवा रहे हैं, तो हमने अगर इनके अंदर हमारे डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया था तो हमारे पास डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी, दैट इज क्लोनिंग फैक्टर, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, कुछ प्लाज्मिड के पास एक या दो कॉपीज ही बनाते हैं और कुछ के पास क्या होता है 15 to 100 कॉपीज पर सेल भी बन सकती हैं। इवन इनका नंबर कहते हैं कि और भी हायर जा सकता है। अगर हम किसी तरह से एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक कर दें विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका नंबर, ठीक है, इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड, जितनी भी कॉपीज बनेंगी, और बैक्टीरियोफाज। वैक्टर्स यूज्ड एज प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच वे कि आज हमारे पास ऐसे लैब के अंदर प्रिपेयर किए गए वैक्टर्स है जो हेल्प कर सकते हैं इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। देखो इस चीज को समझो, व्हाट वी हैव, हम बात करने जा रहे हैं अब क्लोनिंग वेक्टर की, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या हो सकता है, दैट कैन बी प्लाज्मिड, that can be bacteriophage, that can be bacteriophage, ठीक है। अब देखो, आपने किसी भी तरह से मान लो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लिया। आपने क्या किया, ये मान लो एक बैक्टीरिया था, आपने इसका जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आपने अलग कर लिया, ठीक है। इसका प्लाज्मिड, मैं वो सेम वही वाला एग्जांपल ले रही हूँ जो साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला था। हमने क्या किया था बेटा, हमने लिया था एक ऐसा बैक्टीरियम, कौन सा, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ठीक है। हमने इसका प्लाज्मिड अलग कर लिया, ठीक है। इस प्लाज्मिड से हमने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल ली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। मान लो मैं इस जीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। फिर मैंने क्या किया बेटा, एक और बैक्टीरियम लिया जिसका नाम था ई कोलाई, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका प्लाज्मिड अलग किया, ठीक है, इसका प्लाज्मिड अलग किया। अब मैंने इस प्लाज्मिड को भी काट दिया यहाँ से, और डीएनए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है इसको मैंने कट कर दिया था। तो अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन करवाया तो देखो क्या सीन आ गया मेरे पास, ये, आई होप आपको अभी भी क्लियर है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये बन गया बेटा मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ये किसके अंदर है, ये ई कोलाई के अंदर है। लेट अस इनलार्ज इट। अब मुझे इसकी बनानी है मल्टीपल कॉपीज। ई कोलाई मल्टीप्लाई किया और ई कोलाई बन गए, और साथ ही साथ मेरे पास देखो क्या बन गया, मेरे पास ये प्लाज्मिड, इसके मान लो और कॉपीज बन गई, ये प्लाज्मिड, और इसके अंदर मेरी डिजायर्ड जीन भी तो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये काम करता है कौन, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर हमने ये बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड को यूज किया, दूसरे बैक्टीरियम के अंदर जाके अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारा नंबर जनरेट हो गया। सेम चीज हम बैक्टीरियोफाज मतलब उन वायरसेस जो अपना नंबर इस होस्ट के अंदर जाके जल्दी जल्दी अपना नंबर बढ़ाएंगे तो हमारी डिजायर्ड जीन भी बढ़वा देंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर में हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज प्लाज्मिड, वी कैन यूज बैक्टीरियोफाजिस ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे देखो, ये तो है बेटा क्लोनिंग वेक्टर की बात। अब देखो एक जो क्लोनिंग वेक्टर है
जैसे कि हम बात करें PBr322, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, ये क्या है बेटा, एक तो डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट। अब डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करना है? डीएनए मॉलिक्यूल को इट इज बेसिकली अ व्हीकल फॉर क्लोनिंग। हमें क्या करना है, इसको एज अ व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, हम इसको एज अ व्हीकल फॉर क्लोनिंग यूज कर रहे हैं। मतलब इट विल हेल्प टू मेक multiple copies of desired DNA। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या है, इट इज ए डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल अपनी मल्टीपल कॉपीज कब बनवाएगा? जब इसको क्या करना होगा, इसके पास एबिलिटी होगी रेप्लिकेट करने की। व्हेन इट हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है, अब हमें पता है अगर डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट करना है तो इसके पास एक स्पेशल साइट होनी चाहिए जहां से डीएनए रेप्लिकेशन ये स्टार्ट करवा सके। और वो स्पेशल साइट कौन सी है? दैट मीन्स इट शुड हैव ओरी साइट। क्या होनी चाहिए? एक तो इसके पास होनी चाहिए बेटा ओरी साइट। ठीक है, ओरी साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट इसके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए इसके पास? इट शुड हैव रिस्ट्रिक्शन साइट्स। इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, जहां से डीएनए को कट किया जा सके। ओरिजिन साइट से रेप्लिकेशन अगर हमें करवाना है तो हमें वहां पे कट देना पड़ेगा। रेप्लिकेशन आप बहुत अच्छे से सब समझ चुके हो। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? अब हमें ये देखना है, अभी हम बात करेंगे, मतलब एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब ये है कि मान लो आपने अपने डिजायर्ड जीन को किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मान लो एंटर करा दिया प्लाज्मिड के साथ। अब रिस्ट्रिक्शन साइट्स चलो रेप्लिकेशन करवा देंगे, बट व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स? तो आप बेसिकली क्या करवा रहे हो, अपना एक चिन्ह लगा के भेजोगे ये देखने के लिए कि क्या हमारी डिजायर्ड जीन एंटर की है कि नहीं की है, किसके अंदर, जो होस्ट के अंदर, ताकि वो मल्टीप्लाई करेगी या नहीं करेगी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास जो हमें एक आइडियल वेक्टर के अंदर हमें मिलनी चाहिए। तो ध्यान से देखो इस बात को, देखो The following are the features that are required to facilitate cloning into a vector। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए बेटा? ओरी साइट, origin of replication। ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये वो साइट्स है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और कोई भी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद द होस्ट सेल। अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन याद है तो हमने ये समझा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। अगर एक आइडियल वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट है तो ये क्या कर सकता है, मल्टी रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट सेल के अंदर। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट ही नहीं है तो रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ठीक है, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। इस साइट से हमें यह भी पता लगेगा कि जो हमने डीएनए लिंक किया है, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए जो हमने लिंक किया है, उसकी हमें कितने कॉपी नंबर मिलेंगे, राइट। Okay, so if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector just whose origin supports a high copy number। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसके पास ओरी साइट है और वो बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ को सपोर्ट कर सके। तो हमारे पास बेटा एक आइडियल वेक्टर है PBr322। ठीक है, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBr322। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? फीचर्स ऑफ, जब हम क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वी शुड हैव ओरी साइट। ओरी साइट का पर्पस क्या हो गया? सो दैट रेप्लिकेशन में स्टार्ट, रेप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड
DNA, मतलब that will lead into multiple copies of DNA बनवाया जा सके। ठीक है, ये हुई बेटा और इस साइड की बात। ओके, दूसरी चीज आ जाओ। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर, रिस्ट्रिक्शन साइट्स। PBR 322 की जब हम देखेंगे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स आएंगे, बट उससे पहले एक बार समझते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर इन एडिशन टू ओरी साइट, द वेक्टर के पास एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो हेल्प करेगा रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करने में, किसमें से? नॉन रिकॉम्बिनेंट में। ठीक है, विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो हमने चेंज कर दिया। तो एक मिनट देखते हैं। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो ये वाला, आई हैव दिस बैक्टीरियम। ठीक है, ओके, मान लो ये ई कोलाई है। कौन सा है ये? ई कोलाई बैक्टीरियम है। इसके अंदर है बेटा हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, और हमने इसके साथ अटैच कर दी हमारी डिजायर्ड जीन। ठीक है, अब ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट बन चुका है इसका प्लाज्मिड। ओके, अब क्या होगा जब हम इसको ग्रो करवाएंगे? ग्रो कैसे करवाएंगे? कल्चर मीडियम के अंदर। ठीक है, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, तो जब ग्रोथ होगी तो क्या बनेंगी? मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये ई कोलाई बन गया, ये ई कोलाई बन गया, और ये ई कोलाई बन गया। ठीक है, तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ये देखा, इसका जो प्लाज्मिड है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। ये जो प्लाज्मिड है हमारे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर गया, और मान लो इधर भी यही हुआ। ठीक है, तो ये वाला, चलो इसको छोड़ो। अब ये क्या है हमारा? दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड DNA या ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई मान लो, एंड दिस इज, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्म हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है पूरी की पूरी जब कॉलोनी बनेगी, मतलब इनका जो पूरा जब कल्चर मल्टीप्लाई करेगा, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे, मान लो हमारे पास ये बहुत सारे कल्चर में ये वाले बैक्टीरियाज हमारे ग्रो कर गए, बैक्टीरियम। ठीक है, जब ये सारे ग्रो कर गए तो इनमें से किसी किसी के अंदर तो क्या होगा? किसी किसी के अंदर हो सकता है प्लाज्मिड के अंदर चेंज आए, और किसी किसी के अंदर ना आए। तो हमारे लिए जो दिक्कत वाली बात हो जाती है कि हमें अब ये सिलेक्ट करना है कि किसके अंदर चेंजेस आए हैं, कौन सा बैक्टीरियम चेंज हो गया, कौन सा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जो चेंज हो गए, जिनके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन चली गई, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और जिनके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन नहीं गई, दैट इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दैट मीन्स हमें सिलेक्ट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेबल मार्कर helps to separate transformants, helps to separate transformants from non-transformants, ठीक है। हमें सिलेक्ट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से किसको? ट्रांसफॉर्मेंट्स को। तो ये है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम यूज क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, तो ये जो सारा हमने ये कल्चर बनाया, दिस इज व्हाट कल्चर है ये पूरा। इसके अंदर कुछ बैक्टीरियम हमारे ट्रांसफॉर्म हो गए, कुछ नहीं हुए। उनमें से ही अगर हमें चेंज वालों को देखना है, सिलेक्ट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, तो उसमें हमें हेल्प करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम कुछ जीन्स यूज करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर
कौन होगा? सिलेक्टेबल मार्कर भी कोई ना कोई ऐसी जीन होगी, ठीक है, जो हमें इस सिलेक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेगी। दैट इज नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर। तो देखो, सिलेक्टेबल मार्कर eliminate the known transformants and selectively permeate करेगी the growth of transformants, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है, मतलब होस्ट ई कोलाई को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। Normally the genes encoding resistance to antibiotic such as ampicillin या टेट्रासाइक्लिन, इन रेजिस्टेंट जीन को हम यूज करते हैं, इनको यूज किया जाता है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। एम्पिसिलिन, क्लोरोमेफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एटसेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर। यू विल रिमेंबर दीज नेम्स, क्लोरोमेफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और कैनामाइसिन। ये वाली एंटीबायोटिक हम रेजिस्टेंट जीन्स, इन जीन्स के, इन एंटीबायोटिक के लिए जो जीन्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं होस्ट को, उनको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मार्कर फॉर ई कोलाई के लिए, द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। तो देखो, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये समझा कि जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, अगर हम फॉर ई कोलाई की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम राइटिंग हेयर एज अ नोट, ठीक है, ई कोलाई डू नॉट कैरी एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जनरली नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो क्या ई कोलाई के ऊपर एंटीबायोटिक का इफेक्ट होता है? यस, बिल्कुल होता है। ई कोलाई को एंटीबायोटिक की हेल्प से हम इजिली किल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बेटा रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है, दे डू नॉट हैव रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इनके लिए यूज करते हैं, एक सेकेंड, हम इनके लिए यूज करते हैं व्हाट, दिस इज, यू हैव टू इसको मार्क कर लो, दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ई कोलाई के पास नहीं होती है। तो फॉर ई कोलाई वी यूज टू टाइप सिलेक्टेबल मार्कर। कौन कौन से? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। कौन कौन सी हम जीन्स यूज करेंगे? जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन कौन सी होंगी? 4 नाम लिखेंगे। इट कैन बी फॉर एम्पिसिलिन, क्लोरामेफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ठीक है। अब इनको एज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं। और दूसरा हम यूज कर सकते हैं कोई भी एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, वी कैन यूज लेगजेड जीन। लेगजेड जीन क्या करती है बेटा? इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हमारे पास कितने तरह के मार्कर है? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मार्कर। वन इज एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, अनदर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। एक क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दूसरी हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है, ठीक है। चलो नाउ अब हम बात करने वाले हैं, सिलेक्टेबल मार्कर को हमने समझ लिया। दूसरी चीज हमने ये देखी, हमारे पास क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट, जहां से हम क्लोन बनवा सकें। तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर नीड टू हैव फ्यू, प्रेफरेबली बेटा सिंगल ही होनी चाहिए, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme।
मतलब आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह से ही कट करता है डीएनए को। अगर एक वेक्टर के पास बहुत सारी साइट्स हो जाएंगी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारी साइट से कट कर देगा डीएनए को, तो हमारे पास जो डीएनए है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सच में एक एलियन डीएनए को जोड़ना चाहते हो एक वेक्टर के साथ, तो इस वेक्टर के पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सके, प्रेफरेबली एक ही होनी चाहिए। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन one recognition site within the vector will generate several fragments, कॉम्प्लिकेट कर देगा पूरा इस प्रोसेस को। ठीक है, और लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene, दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के पास हमारे पास लाइगेट कर देगा कौन, डीएनए रिस्ट्रिक्शन साइट्स के पास। ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं बेटा एक बहुत ही हमारा जो वेक्टर है, देयर इज एन आइडियल वेक्टर जिसका पूरा नाम है PBr322। तो PBr322 से आप क्या मतलब समझते हैं? PBr322 दैट इज PBR. I am just writing here diagram. We will refer from PBR. PBR322. इसका पूरा नाम है बेटा प्लास्मिड बॉलिवर, ये साइंटिस्ट के नाम बेटा रॉड्रिग्यूज। दिस इज प्लास्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्यूज, और 322 एक तरह से इसका नंबर है कि हमने जो वेक्टर बनाया है। जैसे कि अगर आपकी क्लास के अंदर आपको पता है कि 11th क्लास हमारी कमरा नंबर 601 में चलेगी, 12th क्लास हमारी 602 में चलेगी, तो वैसे ही हमने इसको नंबर दिया हुआ है 322। ठीक है, तो इसका नाम जरूर याद रख लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय PBr322? इट इज प्लास्मिड बॉलिवर रॉड्रिग्यूज, दैट इज PBr322। इट इज एन आइडियल वेक्टर, इट्स एन आइडियल वेक्टर कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियली, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इसके पास ना बेटा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ओरी साइट भी है इसके पास और सिलेक्टेबल मार्कर भी है इनके पास। तो ध्यान से देखेंगे एक बार इस डायग्राम को, देखो फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन साइट्स देखो, एक बार PBr322 के बारे में बता रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन साइट्स को देखना। इसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट ये देखो, देयर इज वन दिस ओरी साइट, ये है बेटा ओरी साइट, ये है और रेप्लिकेशन प्रोटीन है ना, और ये है दो सिलेक्टेबल मार्कर PBR के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और ये है बेटा साइट्स इसकी PST1, PVU1, EcoR1, CLAV1, HIND3, BAM, H1, SAL1। ठीक है, ये क्या है रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक ओरी साइट है और एक क्या है ROP है। ROP दैट कोड्स फॉर प्रोटीन जो इन्वॉल्व होती है इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। तो जल्दी से इन बातों को, ये जो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू राइट। दिस इज एन आइडियल वेक्टर, इसके पास क्या है 8। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ क्या ओरी साइट होनी चाहिए? क्या एक आइडियल वेक्टर के पास ओरी साइट होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। तो इसके पास क्या है 1 ओरी साइट। क्या इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर है? यस। क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर। कौन है सिलेक्टेबल मार्कर? अब इनके पास है बेटा 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन कौन सी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, क्या इसके पास ROP है, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन? यस, इट है। और कितनी साइट्स है? 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स, 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो अब आप मेरे से बोलेंगे मैम अभी तो आपने बताया था कि एक वेक्टर के पास एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन साइट्स पे एक्ट करेंगे तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनवा देंगे डीएनए के। यस, वेरी राइट। हमारे पास PBr322 के अंदर 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, बट
अब आप ध्यान से देखो, जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा वो पर्टिकुलर उसी साइट पे कट करेगा, ऐसा नहीं सब जगह पे कट करेगा, ठीक है। तो 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर एग्जांपल हमने मान लो EcoR1 को यूज किया, तो वो आके सिर्फ इसी साइट से कट करेगा, EcoR वाली 1 वाली साइट पे। अगर हमने BAM-H1 यूज किया तो वो सिर्फ इसी वाली साइट से कट करेगा, ठीक है। तो भले ही 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, बट उन रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे अलग अलग एंडोन्यूक्लियस आके ही कट करते हैं, राइट। तो चलो, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को ई कोलाई के ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और हमने डिस्कस क्या कर लिया, PBr 322 को, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर जो है हाउ दे वर्क, कैसे वर्क करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA एट द BAM-H1 साइट पे आपने कोई DNA को लाइगेट कर दिया, ठीक है, और वहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ऑलरेडी इन द PBr 322। अब recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA, but can still be selected out from the non-recombinant ones by plating the transform into an ampicillin containing medium। ध्यान से समझो बेटा इस बात को, that is very very important। देखो what we are going to do, हमने क्या किया, हमने PBr 322 जो हमने लिया उसके अंदर देखो PBr 322 BAM-H1 साइट पे, फॉर एग्जाम्पल चलो एक बात बताओ पहले मुझे, मान लो मेरे पास एक बैक्टीरियम है ये, ठीक है, एक ये वाला बैक्टीरियम है, ठीक है, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो क्या ये बैक्टीरियम एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर ग्रो करेगा, क्वेश्चन है मेरा, क्या ये मीडियम एम्पिसिलिन के अंदर ये बैक्टीरियम क्या ग्रो करेगा, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंट है तो यस इट विल ग्रो, इट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम, ठीक है, ओके, बट इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है, तो इट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट विल नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब दूसरा वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है तो ये किस में ग्रो करेगा, ग्रो इन tetracycline but will not grow in ampicillin, will not grow in ampicillin, ठीक है। बस इसी चीज को अब याद रखना, इसी चीज को याद रखना अगर आपको सिलेक्टेबल मार्कर को समझना है, ठीक है। ये दो बातें हैं। अब हमने क्या किया, मान लो ये वाला जो बैक्टीरियम है फॉर एग्जांपल ये, इसके पास 2 रेजिस्टेंट जीन है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। ये कौन सी है, दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये कौन सी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये बेटा दोनों मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, विल ग्रो इन बोथ द मीडियम, विल ग्रो in both ampicillin and tetracycline, ठीक है। अब मान लो किसी भी वजह से ये वाली जीन्स, मान लो इसके पास हमने बोला ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी तो इसके अंदर ये ग्रो कर रहा था, मान लो इसके पास टेट्रासाइक्लिन जो जीन है इसके ऊपर, इसको मैंने किसी भी तरह से इस जीन के ऊपर एक और जीन लगा दी और मैंने क्या किया, इस जीन को डैमेज कर दिया, ठीक है। तो क्या अब ये बैक्टीरियम टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो करेगा? अगर मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने एम्पिसिलिन को रख लिया, टेट्रासाइक्लिन की जगह पर कोई और जीन लगा दी, तो मैंने इस वाली जीन को क्या कर दिया, खराब कर दिया, किसकी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो अब ये वाली जो चीज है ये बिल्कुल वो हो जाएगी कि इट विल नॉट ग्रो
इट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन के अंदर ग्रो कर रहा है, बट क्योंकि टेट्रासाइक्लिन डैमेज कर दी तो विल नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। अगर मान लो किसी भी तरह से, मान लो मैंने ये वाली जीन, एम्पिसिलिन वाले पे आ जाओ एक बार, अगर मान लो मैंने ये वाली जीन भी खराब कर दी, इस जगह पे कोई और जीन लाइगेट कर दी और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को भी मैंने क्या कर दिया, इसको स्पॉइल कर दिया, तो अब ये एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का आप समझ गए होंगे अब तक मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी तरह से जो बैक्टीरियम के पास जो जीन है, अगर हम उसको डैमेज कर दे, उसकी जगह पर एक और जीन को लगा के, उसकी जगह पर हम एक और जीन को इंसर्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आपने क्या किया बेटा, आपने एक ये वाली मान लो जीन थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी, इस जगह पे लाके मैंने क्या किया, हम मेरी जो फॉरेन जीन है, मेरी जो फॉरेन जीन है, दिस इज फॉरेन जीन, ये एलियन डीएनए, फॉरेन जीन मतलब डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए को इस जगह पे जाके मैंने लाइगेट कर दिया। ठीक है, मान लो ये वाली जीन मेरे पास कौन सी थी, दिस वाज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसकी जगह पे मैंने कि फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया, तो अब क्या हुआ, दिस बैक्टीरियम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस will be lost due to the insertion of foreign DNA। ठीक है, तो मतलब मैंने इनएक्टिवेट कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी हो सकती थी बेटा, बट फॉर एग्जाम्पल हम ये मान रहे हैं कि जो सिलेक्टेबल मार्कर की हम बात करें कैसे समझेंगे, तो हमने क्या किया, एक फॉरेन डीएनए की हेल्प से हमने इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया की खत्म कर दी, और जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। इसको बोलते हैं, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने की वजह से जो हमारी जीन है वो इनएक्टिव होगी, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस के जरिए अब हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से सिलेक्ट करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखो, ट्रांसफॉर्म्ड सेल है ये, और ये क्या है बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल का मतलब हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर है और हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर नहीं है। हमने इसको ग्रो किया एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर, तो इसके अंदर वो वाले बैक्टीरिया जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये जो व्हाइट कलर से दिख रहे हैं, दैट विल ग्रो, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो गए थे विद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के साथ, वो इस प्लेट के अंदर ग्रो करेंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट नहीं थी वो किल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये कौन सी कॉलोनीज आ गई, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज। ठीक है, आगे आओ। अब देखो, द ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जो चेंज हो गए, growing on an ampicillin containing medium are then transformed to medium containing tetracycline। ठीक है, एम्पिसिलिन वाली कॉलोनी हमने तैयार कर ली, अब हमने उसको ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। The recombinants will grow in an ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जिसके पास है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जिसके पास है, वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं किसके अंदर, एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर, बट दे आर नॉट ग्रोइंग, विल नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन, बट किसमें ग्रो कर जाएंगे, एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर बेटा वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई। मतलब ये क्या थे हमारे, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स थे,
ये ग्रो कर गए एम्पिसिलिन, क्योंकि इनके पास क्या थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी, और टेट्रासाइक्लिन के अंदर ये ग्रो नहीं करेंगे। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स। अब जो बिल्कुल ही नहीं बदले हैं, जो बिल्कुल ही नहीं बदले, जिनके पास कोई भी चेंज नहीं आया, मान लो इनके पास दोनों तरह की रेजिस्टेंट जीन थी, इनके पास दोनों तरह की रेजिस्टेंट जीन्स थी, ठीक है। तो क्या हुआ, इनके पास दोनों तरह के रेजिस्टेंट जीन है, तो इनके अंदर बेटा कोई चेंज आया नहीं, तो ये क्या करेंगे, दीज वर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये बेटा दोनों मीडियम के अंदर ग्रो कर जाएंगे, दीज विल ग्रो इन बोथ द मीडियम, ठीक है। जैसा कि हमने इसमें समझा था, कहाँ गया, यस, जैसे कि हमने ये समझा था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास दोनों तरह की जीन्स है, वो दोनों मीडियम में सर्वाइव कर जाएंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, वो सिर्फ एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे और टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर किल हो जाएंगे। ओके, देन आ जाओ, तो हमने क्या देखा, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन helps in selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistant gene get inactivated। हमने कैसे इनएक्टिवेट किया, अगर हमने एम्पिसिलिन वाली को इनएक्टिवेट कर दिया कोई फॉरेन जीन लाइगेट करने की वजह से, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो फिर वो टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो करेंगे, एम्पिसिलिन के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एन एलियन डीएनए हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। तो आई होप हमें ये समझ में आ गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से मान लो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज मेरे पास आ गई थी, एक ऐसा ट्रांसफॉर्म्ड सेल था जिसके पास कौन सी जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। दूसरा सेल जो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, जरूरी तो नहीं है ना कि सब सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये मान लो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, तो इसको जब हम एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे तो ये तो किल हो जाएंगे, बट ये कॉलोनीज किसके बन जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया की, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की। फिर अब देखो, फॉरेन डीएनए, प्लाज्मिड वेक्टर, अच्छा ये अभी हम देखेंगे लैक-जेड जीन को। तो हमने क्या किया, द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट सा प्रोसेस है। हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, पहले एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया को अलग करते हैं, फिर हम उनको टेट्रासाइक्लिन के अंदर रखते हैं, तो इस तरह से टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिवेट करते हैं। वेरी कम्बरसम प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स, मतलब हमें इसके साथ साथ क्या चाहिए, हमें एक रेप्लिका तैयार करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमें मान लो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम है और ये वाली ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो हमें इन दोनों प्लेट्स का एक तरह से रेप्लिका तैयार करके हमें वो प्लेट्स के ऊपर कल्चर करवाना पड़ता है। मान लो मेरे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जो बैक्टीरिया आ गए, अब मैं क्या करूँगी, एक कल्चर प्लेट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसे पूरे ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज तैयार करनी पड़ेंगी, कौन सी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फिर इनमें से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट सा प्रोसेस है। तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, अब अगर हम बात करें एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन की, अगर हम इसको एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करें, तो हमें पता है कि हम यूज़ कौन सी कर रहे हैं, लैक-जेड जीन। लैक-जेड जीन क्या करती है बेटा, इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम क्या करता है, गैलेक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास एक सब्सटेंस होता है एक्स-गाल, ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू अ ब्लू कलर्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, एक्स-गाल। ये अब इस कंसेप्ट को याद रखना, ताकि हम अब देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो ये एक बैक्टीरिया है,
ठीक है। इसके पास है यहाँ पर लैक जेड जीन, यहाँ पे मान लो देयर इज अ जीन, कौन सी जीन है ये, लैक जेड जीन। मैंने क्या किया, एक और जीन को लाकर यहाँ पर फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन को लाकर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से लैक-जेड जीन इनएक्टिवेट हो गई, ठीक है। अब लैक-जेड जीन इनएक्टिवेशन होने की वजह से क्या हुआ, इनएक्टिवेटेड होने की वजह से नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड, कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस्ड नहीं करेगी। तो ये हमारे पास जब हम बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं आएंगी, ठीक है। चलो नाउ लेट अस चेक, ओके, यस। तो दैट वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो हमने क्या किया, देयरफॉर ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज कर रहे हैं दैट हैव बीन डेवलप्ड विद डिफरेंशिएट recombinants को from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. In this recombinant, DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब कौन सी जीन, लैक-जेड जीन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन डीएनए लिया, लैक-जेड जीन के साथ इंसर्ट कर दिया और यहाँ हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। कुछ भी जब इंसर्ट नहीं किया तो यहाँ हमें ब्लू कॉलोनीज मिलेंगी जब लैक-जेड जीन एक्टिव है। एक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही है तो ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलती है। बट जब हम लैक-जेड जीन को डैमेज कर देंगे बाय द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए, तब ये ब्लू कलर की कॉलोनीज ना बन के व्हाइट कलर की कॉलोनीज हमारे पास बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा रेप्लिका तैयार किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का। अब हम कर रहे हैं लैक-जेड जीन। तो यू कैन अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। ये हमने जीनोमिक डीएनए लिया, क्लोनिंग साइट लैक-जेड जीन है और यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इनको हमने डाइजेस्ट कर दिया। तो अब क्या इंसर्ट, अब हमने क्या किया, इंसर्ट किया, इनएक्टिवेट कर दिया लैक-जेड जीन को। ये इस लैक-जेड जीन को इनएक्टिवेट कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, और यहाँ पे लैक-जेड जीन ऑलमोस्ट एज इट इज है। अब ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पे प्लाज्मिड के पास कोई भी इंसर्ट नहीं है और यहाँ प्लाज्मिड के पास इंसर्ट है और यहाँ कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इन तीनों तरह के बैक्टीरिया को ग्रो कराया। जिसके पास इंसर्ट था, मतलब फॉरेन डीएनए जब हमने लाइगेट किया था, वो कैसी कॉलोनीज बना रहे हैं, व्हाइट कलर की कॉलोनीज, ठीक है, ओके। जब क्योंकि वो जीन जो थी इनएक्टिवेट हो गई थी। यहाँ पे क्या हुआ, इनके पास कोई भी इंसर्ट नहीं था तो जीन एक्टिवेट थी, एंजाइम बन रहा था तो ब्लू कलर की कॉलोनीज भी बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ प्लाज्मिड जिनके पास था ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे ग्रो ही नहीं किया। तो आई होप सिलेक्टेबल मार्कर में हमने क्लोनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भी समझ लिया और साथ ही साथ हमने लैक-जेड जीन से भी इनएक्टिवेशन, इंसर्शन इनएक्टिवेशन को समझ लिया, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जिसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वर्ड्स को समझो बेटा, वर्ड्स को। इंसर्ट करने की वजह से क्या इंसर्ट किया, फॉरेन डीएनए, हमने जो मेन जीन थी उसको इनएक्टिवेट कर दिया। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कैसी कॉलोनीज देगा, एक्स गाल बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में ब्लू कलर की कॉलोनीज, ये जो आपको ब्लू कलर कॉलोनीज दिख रही हैं। अगर प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर वो एक्टिव है, उसका इनएक्टिवेशन अभी नहीं हुआ तो ब्लू कॉलोनीज आएंगी। बट अगर हमारा इंसर्ट अंदर चला गया तो वो लैक-जेड जीन इनएक्टिवेट हो गई और जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कॉलोनीज कैसी आएंगी, व्हाइट कॉलोनीज, ठीक है, ओके। तो नाउ वेक्टर फॉर क्लोनिंग हम प्लांट्स के अंदर अलग यूज करते हैं, एनिमल्स के अंदर हम अलग यूज करते हैं। तो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन, हमने ट्रांसफर करना सीख लिया अब जीन्स को प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स के अंदर, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस which have known for their this phases how to deliver genes to transform eukaryotic cells, और उनको force carefully हमने क्या किया, बैक्टीरिया और वायरसेस वांट,
हमने एक और ऐसा वेक्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज TI वेक्टर, ट्यूमर इंड्यूसिंग वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। एक ऐसा पैथोजन है बहुत सारे प्लांट, डाइकोट प्लांट्स का, जो एक DNA के पीस को डिलीवर कर सकता है प्लांट के अंदर, जिसको बोलते हैं tDNA, जो नॉर्मल प्लांट सेल्स को कन्वर्ट कर देगा आ ट्यूमर। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं TI प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो ट्यूमर इंड्यूस कर दे। बट इस प्लाज्मिड को हम हमारे डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करने के लिए एनिमल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस ट्रांसफर्स द tDNA ओनली इन प्लांट्स एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स, ताकि वो वाले केमिकल्स प्रोड्यूस कर सके जो पैथोजन को रिक्वायर्ड है, ठीक है। दैट इज tDNA, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, राइट। तो दैट इज ए रिट्रोवायरस। आगे देखो, सिमिलरली हम RNA जो वायरसेस हैं, RNA ट्यूमर इंड्यूसिंग वेक्टर प्लाज्मिड को तो हमने यूज कर लिया प्लांट्स के अंदर, ऐसे ही हम एनिमल्स के अंदर यूज कर सकते हैं रिट्रोवायरस, मतलब RNA कंटेनिंग वायरसेस को। इनके पास एबिलिटी होती है नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट करने की, किसमें, कैंसरस सेल्स में, ठीक है। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म दिस टूल्स ऑफ पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। मतलब हमें पता लग गया ट्यूमर सेल क्या करेगा बेटा, जल्दी जल्दी ग्रोथ करवाएगा सेल्स की, तो ठीक है, हमने इन जो जीन्स को हमने आइसोलेट करके हमने ह्यूमंस के लिए कुछ ऐसे मतलब तरह से यूज करना शुरू कर दिया, ताकि हम हमारे डिजायर्ड जीन को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करा सकें। तो TI प्लाज्मिड इन प्लांट्स एंड रिट्रोवायरसेस इन एनिमल्स वी कैन यूज एज अ वेक्टर। आगे आ जाओ, द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, इसको मॉडिफाई कर दिया इनटू क्लोनिंग वेक्टर में। अब ये पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स के लिए, बट इसको हम यूज कर सकते हैं टू डिलीवर आवर जीन्स। यू कैन सी हियर TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, tDNA क्रोमोसोम के साथ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन हमने आइसोलेट किया और इसको प्लांट के सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। प्लांट सेल क्या बन गया बेटे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गया। तो अब इससे हम क्या करेंगे, हमारे डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बनवा सकते हैं। टू डिलीवर जीन्स ऑफ अवर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट, सिमिलरली रिट्रोवायरस have been disarmed, मतलब हमने इनको inactivate कर दिया, and are now used to deliver desirable gene into animal cells. Animal cells के retrovirus use करेंगे। So once a gene और DNA fragment ligate कर दिया suitable vector के साथ, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल होस्ट के अंदर, जहां ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो विद दिस हमने आज की क्लास में क्या कुछ समझा, हमने देखो बहुत सारे टॉपिक्स किए बेटा। हमने बेसिकली आज सबसे पहले एंजाइम्स को समझा, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमने फीचर्स क्या क्या होने चाहिए वो समझ लिए, हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स को समझ लिया, हमने 2 सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और लैक्जेट जीन इनको डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को भी समझा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इट्स द टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस। Which technique is commonly used to separate DNA fragments based on their size during gene cloning? That is gel electrophoresis, ठीक है। सेपरेट करना है DNA फ्रेगमेंट्स को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम प्रोसेस इसको सेपरेट कर सकते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं? इट कंट्रोल द रेप्लिकेशन, इट फैसिलिटेट द लाइगेशन, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, जो चेंज नहीं हुए उनको चेंज हुए वालों में से निकालना है। दैट इज द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। देन why is it important for a vector to have a limited number of recognition site for restriction enzyme during gene cloning? ज़्यादा restriction sites होंगी तो restriction enzyme आके बहुत सारी sites पे कट करके fragments produce कर देगा। To facilitate, to simplify the gene cloning process, to control the copy number. Yes, to simplify the gene cloning process बेटा, क्योंकि अगर ज़्यादा fragment हो जाएंगे तो process बहुत complicated हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ही साइट से कट करवाने के लिए ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एक ही restriction site हो।
Which pathogenic organism has been modified into cloning vector to deliver the genes into variety of plants without causing diseases? तो बैक्टीरियोफॉज, यस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन अभी हमने पढ़ा, दैट विल इंड्यूस टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड की तरह हम यूज करते हैं किसको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। How can recombinant colonies be distinguished from non-recombinant using a chromogenic substance? That is, recombinant colonies produces a chromogenic substrate, non-recombinant colonies produces a chromogenic substrate, recombinant colonies produces a blue color, non-recombinant colonies produces orange color. जो recombinants हैं वो क्या produce कर देंगे बेटा? दैट इज ब्लू कलर। लेगजेड जीन को जब हम यूज करेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, एक्स गाल को कन्वर्ट कर देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनटू अ ब्लू कलर सब्सटेंस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड our today's discussion, and it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.